साथियों, चैप्टर 70 में हमने आपसे चंद्रमा और नक्षत्रपति के आपसी संबंधों के बारे में बात की थी कि चंद्रमा किस तरह से अपना प्रभाव रखता है। चैप्टर 70 में ही हमने विस्तार पूर्वक आपको समझाया था और प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक के परिणाम भी उसमें आपको बताए थे। चंद्रमा जो कि नक्षत्रपति से रिलेटेड ही रहता है, इसलिए इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हमारे जीवन पर रहता है। तो आइए अब आज चंद्रमा और नक्षत्रपति के बाकी बचे हुए संबंधों पर चर्चा करते हैं। यहाँ उदाहरण कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और नक्षत्रपति शुक्र लग्न में ही बैठे हैं, यानी चंद्रमा से इनकी दूरी सप्तम भाव की है, इसलिए यही संबंध समसप्तक कहलाता है। ऐसी स्थिति में जातक साइड धंधों के प्रति आकर्षित रहता ही है। वह अपना मुख्य धंधा कुछ भी करता हो, उसके अलावा भी वह साइड धंधा अवश्य करेगा। यदि नौकरी भी करता हो तो भी वह साइड धंधों में जरूर अपनी किस्मत आजमाता है। नफा या नुकसान जो भी हो वो एक अलग बात है अन्य ग्रहों के साथ में, लेकिन इनमें साइड धंधा करने की प्रवृत्ति इस चंद्र और नक्षत्रपति के संबंध की वजह से ही आ जाती है। जीवन में चोट, चोरी और झगड़ा ये भी कहीं ना कहीं आते ही हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति प्रदत्त भाव खड़े कर दिए गए हैं। यानी चंद्रमा और नक्षत्रपति का जो संबंध है, इसके फल जीवन में अवश्य मिलते ही मिलते हैं। अब ये किन दशाओं में मिलेंगे ये बाद की बात है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम चंद्र कुंडली देखने के हिसाब से कि कैसे चंद्र कुंडली को देखा जाता है उसका आपको बता रहे हैं कि परफेक्शन कैसे आता है। और काम भावना की भी इनमें किंचित अधिकता पाई जाती है और पैतृक धंधे के प्रति भी इनमें रुझान रहता है। और देखा जाए तो यह समसप्तक संबंध पतोन्मुखी होता है, क्योंकि लग्न में सूर्य उदय होता है और सप्तम में सूर्य अस्त हो जाता है। इसलिए यह कहीं ना कहीं जीवन में आचार विचार में गिरावट को प्रदर्शित करता है। अभी तक हमने आपसे बात की चंद्र और नक्षत्रपति के समसप्तक संबंध के ऊपर। आइए अब बात करते हैं चंद्र और नक्षत्रपति के अष्टम षष्ठ संबंध पर। यहाँ आप देख रहे हैं चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं और शुक्र जिनको कि हमने नक्षत्रपति माना हुआ है वो लग्न में ही बैठे हैं। यानी चंद्रमा से नक्षत्रपति की दूरी छठे भाव की है। इन जातकों को ऋण अवश्य लेना पड़ता है, पर ऋण लेने से इनको डर नहीं लगता है। यदि नक्षत्र स्वामी ने अपनी उच्च राशि से षडाष्टक या अन्य कोई खराब संबंध स्थापित ना कर लिया हो तो यह ऋण इनको नुकसान नहीं देता, बल्कि यह इनको फायदा करवा कर ही जाता है। यह ऋण का धन इनको खूब फलता भी है, यानी ऋण लेना इनके लिए हितकारी ही रहता है। आपने देखा होगा जैसे कारपोरेट क्षेत्र के जो व्यवसायी होते हैं उनमें यह योग प्रबलता से पाया जाता है। दुनिया के लाखों करोड़ों अरबों रुपए ले लेते हैं, चाहे शेयर मार्केट के जरिए उगा लें या बॉन्ड बेच के उगा लें। यानी ऋण लेना ये इन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है और अक्सर कारपोरेट क्षेत्र के बड़े व्यवसायी इस योग के पाए ही जाएंगे। आपको शत्रु और प्रतिद्वंदी ये भी इनके हमेशा खड़े ही रहते हैं। कोई ना कोई शत्रु, कोई ना कोई प्रतिद्वंदिता इनको फेस करनी ही पड़ती है और किसी ना किसी रोग से ग्रसित भी हो सकते हैं। इनमें दिमागी सोच अधिक रहती है और दिमागी सोच से ही ये कमाते हैं। ये कोई कुदाल फावड़ा लेकर मेहनत नहीं करते, बल्कि सारा खेल दिमाग से करते हैं। काम वासना की इनमें किंचित कमी पाई जाती है, यानी इनमें काम वासना उच्छृंखल नहीं होती है, वो एक सीमित दायरे में ही रहती है। और मौके बेमौके बड़ी सफाई से झूठ बोलने के भी माहिर होते हैं। और अन्य ग्रह योग कुछ खराब स्थिति में हो और कुंडली में
ज्यादा दम नहीं हो तो ऐसे लोग फिर ठगीबाजी में भी संलग्न हो जाते हैं। विवाह में किंचित इनके विलंब हो सकता है और अन्य दशाओं की वजह से कुछ खराब समय आ जाए तो धन का नुकसान भी होता है। अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे चंद्रमा और नक्षत्रपति के अष्टम षष्ठ संबंध के बारे में। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा और नक्षत्रपति के नव पंचम संबंध के बारे में। उदाहरण कुंडली में आप देख रहे होंगे चंद्रमा नवम भाव में बैठे हैं, नक्षत्रपति शुक्र लग्न में ही हैं, यानी चंद्रमा से नक्षत्रपति पंचम भाव की दूरी पर बैठे हैं। तो यहाँ सबसे पहले धर्म बढ़ेगा, जातक बहुत धर्म कर्म करने वाला होगा और इनके स्वभाव में नास्तिकता लेस भर भी नहीं होती, पूरे श्रद्धालु होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने की चाह इन लोगों में बहुत अधिक होती है और ज्ञान प्राप्त भी कर लेते हैं। उच्च शिक्षा भी बड़े आराम से प्राप्त कर लेते हैं। इनकी उच्च शिक्षा में कोई विघ्न बाधा अड़चन नहीं आती है और बुद्धि के ये बहुत तीक्ष्ण होते हैं और जीवन में ये जो कुछ हासिल करते हैं उसके पीछे इनका ज्ञान ही होता है, यानी ज्ञान के माध्यम से यह सफलता हासिल करते हैं। इन लोगों की वंश वृद्धि भी नहीं रुकती है, इसको भी पुत्र हो जाता है और इसके पुत्र को भी पुत्र, यानी इसको पुत्र भी हो जाता है। और ऐसे जातक स्वाभिमानी स्वभाव के, राष्ट्र प्रेम, कुल जाति के प्रति गर्व की भावना रखने वाला होता है। अभी तक हमने आपसे बात की चंद्र और नक्षत्रपति के नवपंचम संबंध के ऊपर। आइए अब बात करते हैं चंद्र और नक्षत्रपति दशम चतुर्थ। उदाहरण कुंडली में आप देख रहे होंगे चंद्रमा दशम भाव में बैठा है और नक्षत्रपति शुक्र लग्न में है, यानी चंद्रमा से नक्षत्रपति की दूरी चतुर्थ है। ऐसे जातक प्राय अपने पैतृक धंधे से शुरुआत करते हैं अपने करियर की और धीरे धीरे करते हुए ये आगे बढ़ जाते हैं और इस पैतृक कर्म के साथ साथ ही अपना भी कोई ना कोई धंधा बढ़िया जमा लेते हैं, उसमें सफल भी हो जाते हैं। प्रॉपर्टी, वाहन, ऑटोमोबाइल, धातु, जमीन, साझेदारी, इस तरह के धंधों में ये ज्यादा सफल रहते हैं और यदि ये नौकरी भी करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक लाइन में होते हैं और अपना स्वयं का मकान, वाहन, यानी सुख के सभी साधन आराम से जुटा लेते हैं और कर्मशील होने के साथ साथ ये किंचित कोमल स्वभाव के होते हैं और यदि विवाह योग्य आयु में कोई उचित दशा आ जाए तो इनका इच्छित विवाह हो जाता है। माता की तरफ इनका रुझान अधिक रहता है, मित्र संगति का दायरा भी अच्छा रहता है, सभा समारोह, नाते रिश्तेदारों से मेलजोल, आना जाना, उठना बैठना इसका बहुत घनिष्ठ रहता है, यानी इसके जीवंत संपर्क रहते हैं। तो अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे चंद्रमा और नक्षत्रपति के दशम चतुर्थ संबंध के बारे में। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा और नक्षत्रपति के एकादश तृतीय संबंध के बारे में। यहाँ उदाहरण कुंडली में आप देख रहे होंगे चंद्रमा एकादश भाव में है, शुक्र जो कि नक्षत्रपति हैं वो लग्न में है, यानी चंद्रमा से तीसरे। ऐसे जातक प्राय नौकरी या अधीनता में रहते हैं, लेकिन वह भी उच्च स्तर की होती है। इन जातकों में भी लोभ लालच की मात्रा थोड़ी अधिक रहती है और ये प्राय अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता देते हैं और नौकरी अधीनता में रहते हुए भी यह जातक अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। एक तरह से यह एक इच्छा पूर्ति योग बन जाता है। यह जो संबंध है चंद्रमा और नक्षत्रपति का, यह एक इच्छा पूर्ति योग बना देता है। इन जातकों को कन्या संतान की अधिकता रहती है, लेकिन इनकी कन्या बहुत ही भाग्यशाली होती है। कन्या संतान का जन्म होते ही इनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। तो अभी तक हमने आपसे बात की चंद्रमा और नक्षत्रपति के एकादश तृतीय संबंध के बारे में। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा और नक्षत्रपति द्वादश द्विसंबंध में बैठे हों तो क्या फल मिलेंगे। आप देख रहे हैं चंद्रमा यहाँ पे द्वादश भाव में है, शुक्र जो कि नक्षत्रपति हैं वह लग्न में बैठे हैं, तो यह हुआ द्वादश द्विसंबंध। ऐसा जातक वास्तव में जीवन के आनंद रस का भोग करता है, किसी प्रकार की चिंता फिक्र जीवन में पालता नहीं है और बिल्कुल उन्मुख भाव से जीता है। लंबी लंबी यात्राएं करने वाला, यात्रा भ्रमण का शौकीन और कुछ अन्य ग्रह योग भी सहायक हो जाएं तो फिर यह विदेश प्रवास कर जाता है। स्वभाव से यह अत्यंत खर्चीले स्वभाव का होता है और मजे की बात यह है कि यह जितना खर्च करता जाता है उतना ही धन इसके पास आता जाता है। धन की इसको कभी कोई कमी नहीं पड़ती, कितना ही खर्च करे इसके धन की मात्रा घटेगी नहीं। जैसे ही खर्च करेगा इसके पास आ जाएगी और जितना खर्च करेगा उतना ही जीवन में आनंद और मौज की मात्रा बढ़ती जाती है। ये जातक उन्मुक्त भाव से जीवन को भोगते हैं, बस खर्चा करो
और जीवन की मौज लो, यही इनका ध्येय वाक्य होता है और यही इनके लिए सूटेबल भी है। पुत्र संतान की प्राप्ति इनको हो जाती है। तो आज हमने आपसे चंद्रमा और नक्षत्रपति के सप्तम से द्वादश भाव तक के फलों के बारे में बातचीत की और ये जो फल मिलते हैं ये प्रारब्ध में ही रहते हैं, यानी चंद्रमा और नक्षत्रपति के संबंध से ये फल मिलने इनको तय हैं। अब जब कभी विपरीत दशाएं आ जाती हैं तो इनमें कुछ कमी आती है, लेकिन यह एक प्रारब्ध होता है। चंद्र कुंडली देखने का असली मकसद भी यही होता है। चंद्र हमारा मन है और मन के पीछे हम चलते हैं। यानी हमने आपको चैप्टर 70 और आज के चैप्टर में जो फल बताए, यह जातक की मानसिक स्थिति होती है, उसका मन इधर ही चलता है और मन के पीछे वह चलता है तो वह कर बैठता है। आप इन दोनों संबंध से कुंडली को देखकर अच्छी तरह से जान लेंगे कि एक्चुअल ये चंद्र कुंडली क्या है और इसके फल कैसे मिलते हैं। अब कुंडली देखने में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कारकत्वों की, किस भाव का क्या कारकत्व है, और इन कारकत्वों में बहुत ज्यादा फर्क है। किसी किताब में कुछ लिखा है, किसी किताब में कुछ लिखा है और इसके अभाव में हम इसका निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए हम अगले कुछ चैप्टर्स भावों के कारकत्व पर ही करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल पता लग जाए कि किस भाव से क्या देखना है। यानी कारकत्व आपकी समझ में आ गए तो फिर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाता है। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं कारकत्वों के चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।